हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम ब्लॉक 4 के एमसीक्यूज़ के डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हम ब्लॉक 4 के फिजियोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 2008 से 2024 के रिपीटेडली एमसीक्यूज़ होंगे, जीआईटी और रीनल के। आपको एक बात याद रखनी है, रीनल से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो हमेशा रीनल पे फोकस रखना है। तो पहला एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या आ जाता है? पहला आ जाता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल एट्रोफी कॉजेज़ विच एनीमिया, यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसल एट्रोफी जो है हमारे पास बेसिकली, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी हो गई है, तो हमारे पास कौन सा एनीमिया होगा? परनीशियस एनीमिया होगा। याद रखना है, परनीशियस एनीमिया इसमें इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफी से क्या होगा, हमारे पास पैरेटल सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पैरेटल सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारे पास बेसिकली पैरेटल सेल्स का फंक्शन क्या होता है? एसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर पैरेटल सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो एसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए चाहिए होता है? विटामिन बी 12 के ऑब्जॉर्प्शन के लिए, किसमें? टर्मिनल इलियम के अंदर। तो अगर विटामिन बी 12 की ऑब्जर्प्शन नहीं हो रही टर्मिनल इलियम के अंदर, ठीक है, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास कम है, तो बी 12 की ऑब्जर्प्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा? परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि ये बेसिकली लिंक होता है। वहाँ पे आपके पास परनीशियस एनीमिया की ऑप्शन होती है मोस्टली, और इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकती है? वहाँ ग्लोसाइटस हो सकता है, फटीग हो सकती है, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। ये सिंड्रोम के फीचर्स हो सकते हैं। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि GFR increases when there is decrease in plasma कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि GFR कौन से फैक्टर से इंक्रीज करता है, कौन से फैक्टर से डिक्रीज करता है। ये एमसीक्यू रिपीटेडली पूछते होते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिकली GFR किस पे डिपेंड करता है? एक तो हमारे पास कोफिशिएंट पे करता है, KF पे। इसके अलावा क्या हो सकता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बोमैन कैप्सूल प्रेशर और प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो समझ रहे हैं? तो अगर प्लाज्मा कोलाइड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? अपोजिंग फोर्स जो है वो लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा? GFR बढ़ जाएगा, तो और फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अपोजिंग फोर्स कम हो गई है। इसके ऑपोजिट अगर वहाँ पे हो तो फिर क्या होगा? GFR डिक्रीज हो जाएगा। एक इसमें देखा जाता है लीवर डिजीज हो सकता है, जिसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, और हाइपोप्रोटीनीमिया में हो जाता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी एमसीक्यू साथ करा दी, देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास लोअर इसोफेगियल स्पाइंसर रिसेप्टिव रिलैक्सेशन इज मेडिएटेड, यानी लोअर इसोफेगियल स्पाइंसर की जो है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन जो है किस तरह होती है? इसके लिए बेटा हमारे पास सिंपल फिजियोलॉजी है। वैगो वैगर रिफ्लेक्स इसके लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बेसिकली फूड जब इसोफेगस में एंटर होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस रिसेप्टर जो एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, ब्रेन स्टेम को सिग्नल जाते हैं और वहाँ से वेगस नर्व जो है सिग्नल आते हैं। इससे क्या होता है? लोअर इसोफेगियल स्पाइंसर रिलैक्स होता है और फूड किससे क्या होता है? स्टोमक में इजीली एंटर हो जाता है। हमें इसलिए कौन सा इसमें लोअर इसोफेगियल रिसेप्टर जो है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन जो है मीडिएट किससे होती है? वैसोवेगल रिसेप्टर, यानी इसमें वेगस नर्व होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी। तो अगर नाइट्रिक साइड और वीआईपी न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी साइड पे कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है जो फेलियर इसका बन सकता है? तो एक एमसीक्यू आता है एक लेसिया। ठीक है, तो एक लेसिया इससे लिंक हो जाता होता है। तो हमारे पास अगर वेगोवेगल रिफ्लेक्स इंटैक्ट नहीं है तो हमारे पास रिसेप्टिव रिलैक्सेशन नहीं होगी और हमारे पास एक लेसिया हो जाएगी। ठीक है, अब अगले एमसीक्यू पे चलते हैं कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है उसकी किडनी पे क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली ये सीए की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और क्या करता है? फॉस्फेट को एक्सक्रीट ज़्यादा करवाता है, यानी सीए को वापस ला रहा है और फॉस्फेट को बाहर भेज रहा है। तो बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डाइस्टल ट्यूबुल में या डिस्टल डिस्टल ट्यूबुल के अंदर बढ़ जाती है, और फॉस्फेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास कम हो जाती है। तो एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई, तो हमारे पास क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट कम होगा, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है? विटामिन डी के एक्टिवेट भी कर सकता है। अगला एमसीक्यू है कि हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो प्रमोट करता है गैस्ट्रिक एम्प्टी को, आंखें बंद करके गैस्ट्रिन है जो गैस्ट्रिक एम्प्टी को प्रमोट करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है? गैस्ट्रिन क्या होता है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ा देगा, पाइलोरिक की पंप एक्टिविटी बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ा देगा। इससे क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्प्टी इजीली हो जाएगी। ठीक है, और ये बात आपको याद रखना है, गैस्ट्रिक सेल्स ऑफ एंटम जो है स्टिमुलेट किससे होते हैं? प्रोटीन से या वेगल स्टिमुलेशन से। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला एमसीक्यू है कि स्पाइनल कॉर्ड लेयन अबव सैक्रल रीजन कॉजेज क्या हो सकता है? ऑटोमेटिक ब्लेडर, यानी अगर स्पाइनल कॉर्ड की लेयन होगी, मैं पहले न्यूरो में बताया था कि सैक्रल रीजन से अबव हो तो हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक ब्लेडर है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है? स्पाइनल शॉक हो गया जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो गई। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ब्लेडर हमारे पास क्या होता है कि ब्लेडर एम्प्टीज ऑटोमेटिकली व्हेन फुल, यानी आपका दिल नहीं भी है कुछ करने का, तो ब्लेडर खुद ब खुद कर देगा। वो कहेगा अब मैं वेट नहीं करूँगा। तो आपने ये याद रखना है
कि बेसिकली ऑटोमेटिक ब्लेडर इसका नाम होता है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए अबव सैक्रल रीजन, ये बात याद रखनी, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हम एक चीज़ करें तो एक और सैक्रल रीजन हमारे पास क्या हो सकती है, एटोनिक ब्लेडर हो सकता है। एटोनिक ब्लेडर का भी आपको पता होना चाहिए कि एटोनिक ब्लेडर में क्या होता है, एटोमेटिक और एटोनिक ब्लेडर का क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली हमारे पास एटोनिक ब्लेडर क्या होता है कि हमारे पास डी डिट्रूसर मसल जो है वो फेल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वॉलंटरली हम ब्लेडर को एम्प्टी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ओवरफ्लो इनकॉन्टिन्यूस ये होती है कि हम बढ़ता जाएगा लेकिन हमसे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं तो आपको ब्लेडर की पता होनी चाहिए, ऑटोमेटिक भी और एटोमिक। एसीएल सिक्रीशन किससे होती है, मैंने पहले भी बताया, गैस्ट्रिन से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एसीएल सिक्रीशन बाय गैस्ट्रिन होती है, गैस्ट्रिन सिक्रेट राइटल सेल्स, और वो सारा आपको मैकेनिज्म बताया था उसमें क्या क्या होता है। तो मेन सिमुलेशन जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिन होती है, ठीक है। इसके बाद हिस्टामाइन एसिटाइलकोलाइन भी इसमें लिंक हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्स फ्रॉम गट टू प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया एंड बैक, कौन सा रिफ्लेक्स होता है जो गट के लिए और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के लिए है, बैक के, तो ये एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है। बेसिकली होता क्या है एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के अंदर, कि चाइम जब एंटर होता है डोडनम के अंदर, ठीक है, जो फूड का पार्ट है, डोडनम सेंस क्या करता है, इनिबिटरी सिग्नल टू स्टोमक। इससे क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी स्लो हो जाएगी। तो क्या है, गट से प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में गया और वहाँ से किधर गया, स्टोमक में। तो हमारे पास रिफ्लेक्स कौन सा है, एंटीरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है, ओवरलोड नहीं होता इंटेस्टाइन। क्रोनिक रीनल फेलियर की कोशिश क्या हो सकता है, सारे आने चाहिए आपको, ठीक है, जो लिखा हो आपको पता हो, जैसे रीनल की भाई डिस्ट्रोफी होगी या कोई बोन का मिनरल डिजीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेनली हमारे पास क्या हो सकता है कॉजेज, विटामिन डी जो है उसकी एक्टिवेशन कम हो जाए, ये भी रीनल फेलियर की वजह हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है, फॉस्फेट बढ़ सकती है, यानी किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। और हमारे पास क्या हो सकता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है, कोई बोन डिजीज हो सकता है। सिम्टम क्या होंगे, बोन पेन होगी, फ्रैक्चर्स होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन जो है इन प्रोक्सिमल टू ब्यूल ओकर्स बाय कौन से, SGL2, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, इनसे होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये एग्जिट करते हैं तो ब्लड बाय ब्लड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ब्लड को एग्जिट करने के लिए ब्लड ट्रांसपोर्टर है और रीअब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज के हमारे पास कौन सा है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और ये बेसिकली इनहिबिटर्स इनके किस में यूज होते हैं, डायबिटीज के अंदर, ये भी एक MCQ आ सकता है। तो इन डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है GFR क्यों डिक्रीज होता है, वो इसलिए होता है कि हमारे पास जो मैंने आपको बताया था KF इक्वेशन में था, डिक्रीज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, तो ये उसी इक्वेशन से रिलेटेड MCQ रिपीट हो रहा हो। तो आपके पास फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हो गया। वैसे क्या होता है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज में क्या होता है, हमारे पास ग्लोमेरुलस को डैमेज हो जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस को डैमेज होगा जिससे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाएगी, और हमारे पास क्या होगा, ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस होगी। इससे क्या होगा, हमारे पास फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, उस वजह से GFR हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये वजह आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के फॉर्म में GFR जो है वो डायरेक्टली हो जाता है फिल्टर कोफिशिएंट से। अगर वो कम हो रहा है तो हमारे पास फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक और MCQ आता है कि बीटा टू रिसेप्टर कॉजेज व्हाट। बीटा टू रिसेप्टर का आपको वैसे ही पता होना चाहिए क्या करता है, ये ब्रोंकोडायलेशन करता है प्लस लेजर होता है। ये बेसिकली फार्मा से भी लिंक हो सकता है, तो आपको ये थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और MCQ आ जाता है कि डायरिया पेशेंट जो है उसको गिवन 1 लीटर आइसोटोनिक सलाइन, व्हाट हैपन्स, ठीक है। अगर एक डायरिया के पेशेंट को हमने 1 लीटर आइसोटोनिक सलाइन दी है तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो है वॉल्यूम की एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी सिर्फ वॉल्यूम की एक्सपेंशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक लाइन में क्या होता है, वो ECF में स्टे करता है, इट डज नॉट एंटर सेल्स बिकॉज ऑस्मोलैरिटी स्टेज सेम, यानी ऑस्मोलैरिटी जो है वो सेम रहती है, ठीक है, वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं होता। इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, डायरिया में यूज होता है, ठीक है, आइसोटोनिक सलाइन, इस वजह से क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सिर्फ अफेक्ट कर रहा है। और दूसरा ये वॉमिटिंग हेमरेज में भी यूज हो सकता है जब फ्लूइड की स्पेशली कमी होगी। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा डेड बिकम्स फिल्ट्रेट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए GFR डिवाइडेड बाय RPF, ठीक है। RPF और GFR का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। नॉर्मली ये हमारे पास क्या होती है, 20%, ये भी MCQ आ जाता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल क्या होती है, ठीक है, यानी कि 20% जो प्लाज्मा है वो किडनी के अंदर एंटर कर रहा है और वो फिल्टर हो रहा है,
तो ये फ़िल्टर है, यानी प्लाज़्मा का जितनी परसेंटेज किडनी में एंटर होके फ़िल्टर हो रही है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास हमेशा जीएफआर दिया होगा मिलीलीटर पर मिनट में या आरपीएफ दिया होगा। ठीक है, तो आपको इसको देख के आप अंदाज़ा लगा लेना कि कैसे आपने कैलकुलेट करना। आगे चलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था, आपको बताना भूल गया कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है, ये आरपीएफ है, इसका नाम रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है। ठीक है, इनकेस किसी बच्चे को ना पता हो। और ये बेसिकली 600 से 650 मिलीलीटर के दरमियान होता है। ठीक है, और जीएफआर हमेशा 125 के आसपास होता है। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फूड फ्लूइड कुमुलेट्स इन इसोफेगस में आ गया। क्या होगा, एक क्लासिक कंडीशन पहले भी बता चुका था। क्लासिक क्या होता है कि लोअर इसोफेगस जो है वो रिलैक्स नहीं हो रहा, फेल हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है कि माइटारिक प्लेक्सस के जो न्यूरॉन्स है या और बैक के, ठीक है, वो रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को और वीआईपी। ठीक है, वीआईपी का आपको पता होना चाहिए, वीआईपी के रोल आने चाहिए, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, कि वीआईपी क्या होता है, वीआईपी के क्या रोल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, वैल्यू एक्टिव इंटरस्टाइनल पेप्टाइड, जिसे वीआईपी हम कहते हैं। इसकी वजह से और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारे पास एक लेसिया हो जाता है। तो ये दो चीज़ें याद रहे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लोअर इसोफेगल स्पेंसर जो है वो रिलैक्स होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। फूड जो है स्टमक में एंटर नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और फूड कुमुलेट्स किसमें होगा, इसोफेगस में। बेसिकली क्या होगा, जगह बंद होती जाएगी। तो हमें क्या लगेगा, डिस्पैगिया, यानी ऐसे लग रहा है कि भाई बिल्कुल ही बंद हुआ पड़ा गला। ठीक है, इसके अलावा कैरी का इरिटेशन है, बार बार बैक को आ रहा है, गले को आ रहा है, चेस्ट पेन हो रही है। इसोफेगस बर्ड ब्रेक टाइप हो जाएगा या बारियम सॉइल पर। ठीक है, ये मेडिसिन नॉलेज है, लेकिन ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो कंसिस्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स पे। रट्टे वाला रिपीटेड एमसीक्यू बहुत बार पूछा हुआ है, याद कर लेना। मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो कंसंट्रेटेड यूरिन के ऊपर होती है, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देख लेना है कि एडीएच एक्ट मेनली किस पे होता है। ठीक है, कलेक्टिंग रेट को एक्ट करता है। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और लेट टेस्टल ट्यूबुल पे करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, इंसर्ट करता है एक्वापोरिन 2 चैनल्स पे और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोडोला जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो मूव करता है आउट को, और हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाता है। इस तरह कलेक्टिंग ट्यूबुल जो है उसके अंदर मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और अगर एडीएच नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन। दोबारा एमसीक्यू होगा कि हार्मोन दैट एक्टिवेट्स पाइलोरिक पंप और पाइलोरस गैसिन, मैं पहले करवा चुका हूँ, वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन जीएफआर को ओकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन, यानी जीएफआर बढ़ा है, वही ग्लोमेरुलर प्रेशर, ये दोबारा रिपीट हुआ हुआ। ठीक है, आपको पता है सब्सटेंस नॉट सिक्रेटेड बट रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ट्यूबुल विद विल हैव क्लीनेस। ठीक है, अगर सब्सटेंस जो है सिक्रेटेड नहीं, यानी वो सिक्रेट नहीं हो रही बट रीअब्सॉर्ब्ड हो रही है फ्रॉम ट्यूबुल, तो इसकी क्लीनेस क्या होगी, क्लीनेस हमेशा लेस देन इनोलिन होगी। ठीक है, ठीक है, लेस देन इनोलिन क्या होता है, ये आपको टर्म आनी चाहिए समझ, कि इंसुलिन कह लें या क्लीनेस लेस देन, ये हम एक फैक्टर ले लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमारे पास क्या मतलब होता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है क्लीनेस लेस देन इनोलिन का मतलब होता है कि जीएफआर जो हमारे पास है वो इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, और इसकी वजह से हमारे पास जो ग्लोमेरुलस फिल्टर हो रहा है पार्शियल फुली जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यानी नई सिक्रीशन नहीं हो रही, और पिछला सारा बार बार रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ बार बार रीअब्सॉर्ब हो रही तो क्या होगी, यूरिन में लेस क्लियर होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, देयरफॉर क्लियरेंस बिकम लेस देन इनोलिन। इनोलिन हमने एक सिंपल लिया हुआ, एक प्रोडक्ट, एक सिंपल चीज़ ली हुई है, इसके हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया इसके मुकाबले में। ठीक है, इनोलिन क्या होती है, नोड सिक्रीटेड होती है, नोड रीअब्सॉर्ब्ड होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे, स्मॉल स्मेल लुक ऑफ फूड सिमुलेट विद सिक्रीशन। स्मेल देख रहे हैं आप या लुक फूड की देख रहे हैं, सेलेबरी सिक्रीशन। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है कि आपने जैसे खाने को देखा या खाने को स्मेल किया, आपको क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, मैं पहले भी पैरासिम्पैथेटिक समझा चुका हूँ, सेलिवेशन जो है हो जाती है और गैसिक सिक्रीशन हो जाती है, जैसे बिरयानी देख के आपके मुंह में पानी आने लगे। अब मूवमेंट ऑफ फीकल मास इन इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डेफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी मूवमेंट होती है, मास मूवमेंट्स होती है। मास मूवमेंट्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ कोलोन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीसिस को पुश पुश किया जाता है किधर, रेक्टम की तरफ। ये बेसिकली कब होता है, जब मील के आफ्टर टाइम। ठीक है, या फिर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जब एक्टिवेट हो। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, इन फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस क्लोज करता है स्वेलिंग के दौरान, जिसके साथ क्या होता है, एपिग्लोटिस पीछे को जाता है।
इससे क्या होता है, फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं होता, हमें सांस का मसला नहीं होता। तो अगर ग्लोटिस क्लोज नहीं हो रहा तो क्या होगा, एस्पिरेशन होगी या कफिंग होगी। कभी कभी आपको देखते हैं पानी चला गया है, कुछ चीज़ चली, खांसी आनी शुरू होगी अचानक से, ऐसे बंदा लाल होने लगे, आंसू निकलते, तो ये वजह। सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन हैविंग मोर सोडियम देन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यानी कौन सा नेफ्रॉन का सेगमेंट है जिसके अंदर हैविंग मोर सोडियम देन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है हमारे पास, हाइपरओस्मोटिक मेडुला होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट उसमें से पास हो गया हाइपरओस्मोटिक मेडुला से, उसके बाद क्या हुआ, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो रिलेटिवली हायर होगी सर्टेन पोर्शन। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बेसिकली हमारे पास यही उन्होंने आपको रट्टे वाला कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो डिटरमाइन करता है फाइनल यूरिन कंसंट्रेशन को, वही जो कंसंट्रेट वगैरह का पहला चीज, ये चीज आपको पता होनी, कलेक्टिंग डक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सेगमेंट है जो जिसमें सोडियम हमेशा ज्यादा होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो यूरिन ऑस्मोलैरिटी व्हेन एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज, अगर एडीएच की सिक्रीशन कम हो रही है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास क्या होगी, 60 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो सकती है। विदाउट एडीएच मैंने आपको बताया था डाइल्यूट यूरिन होता है। ठीक है, तो मिनिमम यूरिन ऑस्मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है, 50 से 60। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 50 से 60 की हो तो ये होगा। और अगर विद एडीएच है तो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर हमारे पास एडीएच है तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन रहा होगा। तो बेसिकली हमारे पास ये वाली यूरिन मोलैलिटी किस में नजर आती है, डायबिटीज इंस्पाइडिस में, डायबिटीज इंस्पीडियस में। तो ये आपको आना चाहिए, इसका भी पूछ लेते हैं। और इसके अंदर एक्सेस वाटर इनटेक होता है, पर्सन जो है वो ड्रिंक कर रहा है 2 गिलास ऑफ वाटर, विच हार्मोन डिक्रीज हो रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास एडीएच डिक्रीज हो रहा है। वाटर इनटेक जो है हमारे पास जैसे जैसे कम हो रहा है, तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। जैसे जैसे पानी ले रहा है वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मो रिसेप्टर जो है, ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं बेसिकली इसके लिए, वो क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डिक्रीज कर रहा है एडीएच के रिलीज पे, तो इसलिए पानी पीता जा रहा है तो एडीएच कम होता जा रहा है। तो डाइल्यूट यूरिन होगा हमारे पास अगर लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो पानी ज़्यादा पी रहा है, तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अ पर्सन ड्रिंक वाटर एंड स्टार्ट्स कफिंग बिकॉज, यानी एक पर इंसान है जो पानी पीता है और साथ ही उसको कफिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली क्या है, वोकल कॉर्ड उसके अप्रोक्सीमेटेड नहीं हुई, स्वेलिंग फेस में वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं, ग्लोटाइटिस क्लोज हो जाता है, वही ग्लोटाइटिस वाला जो आपको बताया था कि ग्लोटिस का जो क्या होता है, ग्लोटिस और वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है तो वाटर एंटर होगा तो अपने बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, एब्सेंस ऑफ स्मॉल सीजर्स, ओ सॉरी, एब्सेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी ड्यूरिंग फास्टिंग इज कार्ड, यानी फास्टिंग के दौरान हमारे पास एब्सेंस हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी की। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है कि हमारे पास जब फास्टिंग स्टेट चल रही होती है, ठीक है, तो लेफ्ट ओवर फूड जो होता है या बैक्टीरिया होता है प्रोमोजेक्ट जो है, वो बेसिकली होता है, और ये कंट्रोल किससे होती है, मोटिलिन से। मोटिलिन का एमसीक्यू याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस। लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस से क्या होता है, हमारे पास डायरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। आपको याद रखना है कि भाई पीएच में क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस के साथ वो डायरेक्टली है, ठीक है, और CO2 के साथ इन्वर्सली है। तो अगर जैसे जैसे बाइकार्बोनेट आइंस कम हो रहे हैं, पीएच को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एसिडोसिस और मेटाबॉलिक। जीएफआर इन बॉडी जो है इस कॉमनली डिटरमाइंड बाय क्रिएटिन एंड क्लियरेंस, यानी क्रिएटिन एंड क्लियरेंस से हमारे पास जीएफआर होता है। ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है, वो इनुलिन वाला जो आपको है। लेकिन एक बात याद रखनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस के एग्जांपल्स और इनके रिलेटेड किस तरह सॉल्व होते हैं आपको लाजमी आने चाहिए। जब भी कंफर्म 1 से 2 एमसीक्यू में 4 पेपर में आएंगे, चाहे आप किसी भी ईयर में। सोडियम कंसंट्रेशन मेंटेन्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन, तो सोडियम की कंसंट्रेशन बेसिकली किससे मेंटेन होगी, रीनल एक्सक्रीशन से। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, किडनी रेगुलेट करती है सोडियम के बैलेंस को, तो अगर सोडियम इंक्रीज होगा तो किडनी क्या होगी, एक्सक्रीट मोर करेगी। हार्मोन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, एल्डोस्टेरोन होते हैं, रास होता है। तो ये याद रखता है, ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करती है। डिफरेंस बिटवीन स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल स्लो वेव्स, ठीक है, स्लो वेव स्टोमक कैन प्रोड्यूस कंट्रैक्शंस। तो बेसिकली हमारे पास स्लो वेव जो होती है सोडियम की, स्टोमक की, तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। तो स्लो वेव जो हमारे पास क्या होती है, जनरेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ स्टोमक। तो इसके बाद स्टोमक जो है स्लो वेव से क्या होता है, रीच करता है थ्रेशोल्ड और कंट्रैक्शन होगी। इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्पाइक पोटेंशियल नीड होगी, स्पाइक पोटेंशियल के जरिए स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक स्टोमक में स्लो वेव्स आ गई, इंटेस्टाइन में स्पाइक पोटेंशियल चाहिए होगा, और फिर हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। तो फ्रीक्वेंसी डिफर क्या होती है हमारे पास, बेसिकली वो ये होगी,
स्टोमक के अंदर 3 पर मिनट है कंट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। और डोडम में क्या होगी 12 पर मिनट में ज़्यादा होगी। पोटेंट इनिबिटर जो है गैस्ट्रिक एम्प्टी का, पहले मैंने आपको बताया था, प्रमोट करता था। अब ये इनिबिटर है तो ये है सीसे की, ठीक है। सीसे के का आपको रोल पता होना चाहिए, आपको सारा पता होना चाहिए कि सीसे के क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ कैसे आपने सारे बाकी हार्मोन्स करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर फंसेंगे आप। तो सीसे के हार्मोन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, प्रोड्यूस हुआ होता है इंटरस्टिशियल सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक रेगुलेटर है डाइजेशन एपेटाइट का, इसलिए गैस्ट्रिक एम्प्टी को इनहिबिट भी कर सकता है। इससे क्या होगा, स्लो कर देगा गैस्ट्रिक एम्प्टी में, गैस्ट्रिक के ऑपोजिट चलेगा। दूसरा क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रैक्ट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है पैनक्रेटिक एंजाइम्स को, तो ये इस तरह आपके हेल्प कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ में कंफ्यूज करेंगे तो फिर बेसिक एमसीक्यू भी आप नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिपेंड्स ऑन मेडुलरी इंस्टीट्यूट। मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का डिवोल्व होता है फॉर्मेशन का। बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए किडनीज को क्या चाहिए होता है, हाइपरस्मोटिक रेनल मेडुला, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम। तो नॉर्मल सोनालिटी में क्या होता है, कोर्टेक्स में नॉर्मल सोनालिटी हमारे पास 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, और मेडुला में क्या होती है 1200 से 1400 मिली और स्मॉल पर लीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर लग सकता है, यूरिया रिसाइकलिंग लग सकती है, ठीक है, वाजर एक्टा लग सकता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास काउंटर करंट में ये होगा कि जैसे ही डिसेंडिंग लिप के ऊपर वाटर जो है उसकी परमेशन इंक्रीज होगी, तो लूप ऑफ हेनरी जो है क्रिएट क्या करेगा, ग्रेडियंट, ठीक है। और डिसेंडिंग लिप में क्या होगा, वाटर जो है यहीं पर ये होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड का पंप यूज होगा। और यूरिया साइक्लिंग बेसिकली क्या होगा, एडीएच जो है वो इंक्रीज करेगा यूरिया परमिबिलिटी को, ठीक है, किसके अंदर, इन इनर मिडोलरी कलेक्टिंग डक्ट की वजह से क्या होगा, फर्दर इंक्रीज इन मोलैरिटी। और इस तरह तीसरा हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज हमारे पास यूज हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास करके क्या करती हैं, ठीक है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटिव यूरिन करती है। याद रखना है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटिव यूरिन के लिए मेनली एमसीक्यू में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि किस पर डिपेंड करता है, तो आपको बताओ मिडोलरी इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू पूछी हुई है। सारी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू बैटन वाली आपको आनी चाहिए। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की मैक्सिमम होती है 375 मिलीग्राम पर मिनट। वो रिपीटेड एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। ग्लूकोज जो है फिल्टर इन ग्लोमुलस जो होता है नॉर्मली फुली रिजॉल्व्ड हो जाता है किसमें, ठीक है, हमारे पास प्रॉक्सिमल कोलेक्टिंग ट्यूबल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, पीसीटी है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, SGLT2 जो है, ठीक है, वो एक्ट करता है अर्ली पीसीटी पे। लेट पीसीटी पे कौन करता है, हमारे पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, हमारे पास 1 जो एक्ट करता है। तो बेसिकली लेट में ये करता है 1 और अर्ली में करता है 2। तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी हमारे पास 375 मिलीग्राम पर मिनट होगी। ये आपसे इतना ही पूछते हैं। बाकी दो एमसीक्यू मैंने साथ करा दिए हैं। अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो इसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। इंटेक्टली आ सकता है, और ये किसमें होता है, डायबिटीज मेलिटस में होता है, प्रेगनेंसी में होता है। फोर्सफुल डेफिकेशन जो है वो किससे मेडिएटेड होती है, पैरासिम्पथेटिक से। मैंने पहले भी बताया था पैरासिम्पथेटिक का इसके साथ रोल क्या होता है, रेक्टम स्ट्रेच होगा, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, एफर्ट सिग्नल जाएंगे सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड को, तो पैरासिम्पथेटिक फाइबर पेल्विक नर्व जो बेसिकली यूज होती है S2 से L4 तक, S4 तक एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज करेंगी रेक्टल कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्स करेंगे इंटरनल एनल स्पाइसर को। इसकी वजह से हमारी फोर्सफुल डेफिकेशन हो सकती है। एक्सटर्नल एनल स्पाइसर जो है, ठीक है, वो वेंट्रिकल में होता है और स्मैटिक होता है। तो कॉमन क्या होता है हमारे पास, सिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो इनहिबिट करता है जीआई मोटिलिटी। तो ये तीन चीज़ें आपने डिफरेंट एमसीक्यू याद रखना है। फिर सिम्पथेटिक का हमेशा डेफिकेशन के अंदर रोल होगा फोर्स। आपको पहले भी माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स बताया था, तो इससे होता था, मैंने आपको बताया था मोटिलिन से रिपीट हुआ। अब मोटिलिन का अगर आप पूछना चाहे क्या होता है, तो बेसिकली फास्टिंग में इस्तेमाल होता है। इसका क्या काम होता है, बैक्टीरिया क्लियर करता है, हाउसकीपिंग वेव्स जो है उसका पर्पज होता है, इससे क्लियर करता है रेजिडुअल फ्लूइड को। मोटिलिन क्यों, क्योंकि स्मार्ट साइंस से फास्टिंग के दौरान होता है, और ये क्या कहता है, ठीक है, माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो अगर स्टॉप्स ऑपरेटिंग तो क्या होगा, फूड जो है सप्रेस कर देगा इसको, एमएमसी को, जिसे माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स करता है। फैटी मील जो है स्टिमुलेट क्या करती है, सीसी के, जो आपको पहले बताया था इनहिबिटरी था गैस्ट्रिक एम्प्टी के लिए। तो वहाँ पे क्या फंक्शन क्या होते हैं सीसी के, आपको बताया था करने लाजमी के, रिलैक्स कर देगा स्पाइन को, कार्बोरेटिक कंट्रैक्शन करे पैंक्रियास, वही है बीट हुआ एमसीक्यू। इसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर आयन कंट्रोलिंग ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी जो है, इसमें हमारे पास सोडियम मेजर आयन कंट्रोल होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के लिए। क्या होगा, सोडियम मेजरली क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की वॉल्यूम को और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, और वाटर हमेशा फॉलो करता है सोडियम को। तो हाइपोनेट्रीमिया हुआ तो हमारे पास क्या हो सकता है, सेरिब्रल एडीमा। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरनेट्रीमिया यानी सोडियम की नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू है, हमारे पास क्या होगी, डिहाइड्रेशन सेलुलर।
दो चीज़ें याद रखनी है। ऑटोमेटिक ब्लेडर पहले भी करा दिया था, लई एंड अबव होगी सैक्रल मैच्योरेशन सेंटर, ठीक है, हमेशा लई एंड अबव लिखी होगी। और नॉर्मली हमारे पास क्या सैक्रल सेंटर इन्वॉल्व होता है S2 से S4, तो लई एंड अबव होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क इंटैक्ट होगा, यानी वॉलंटरी कॉल लॉस जो है वो लॉस हो जाएगा। जैसे ही ब्लेडर फुल होगा वो पानी से निकल जाएगा उससे। और अगर सैक्रल कोड के ऊपर लगी हुई है तो उसको हम फ्लैशेड ब्लेडर कहते हैं। ये थोड़ा सा एफसी को याद रखना, ये एफसी को मिस हो जाते हो। अबव के लिए हमेशा ऑटोमेटिक ब्लेडर। और डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के एपिथेलियम और डीसीटी की क्या होती है, हमारे पास ये एमसीक्यू कभी कभी चीज़ें में पूछ लेते हैं, तो ब्रश बॉर्डर जो है इसका फर्क होता है। बेसिकली स्टोरेज में आता होता है, ये आप देख सकते हैं। मेजर ब्लड बफर हमारे पास हमेशा बाइकार्बोनेट बफर होता है। बाइकार्बोनेट बफर आपको याद रखना है, बफर का पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है। ये क्या करता है, बिकॉज लंग्स जो है रेगुलेट करती हैं CO2 को, तो ये किडनी जो है उनके साथ बाइकार्बोनेट जो है स्लोली जो है रेगुलेट होता है, इसलिए बाइकार्बोनेट बेहतरीन ब्लड। बीटा टेस्ट किसकी वजह से आता है, अल्कलाइड्स की वजह से। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं वो अल्कलाइड्स मोस्ट ऑफ, इनमें हमारे पास क्विनिन, निकोटीन, कैफीन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बीटा टेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। जो टेबल MCQ है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इनहिबिटर, ये फार्मा से रिलेटेड है, तो इसमें हमारे पास आंसर लूप डायरेटिक्स आ जाता है। ठीक है, इसी स्टैंडिंग लिंक पे कर करते हैं, रिब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसफर। एग्जांपल फ्यूरोसमाइड, ग्लूटामाइड और टॉर्सिमाइड होता है। फ्यूरोसमाइड मेनली वहाँ पे दी होती है, इससे क्या होता है, हाइपोक्लीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो जाती है। नेक्स्ट MCQ है कि इलियर रिसेक्शन कोजेस क्या करता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन, यानी विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलियर रिसेक्शन कोजेस क्या करता है, हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टर्मिनल इलियम जो है वो अब्जॉर्ब करेगी विटामिन B12 को, ठीक है, और उसके साथ इंटेंसिव फैक्टर जो है हमारे पास अपना है। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताया थी कि इलियर डिसेक्शन हो गया तो मतलब क्या, विटामिन की B12 अब्जॉर्प्शन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और हमारे पास बेसिकली क्या होगा, बाइल साल्ट जो है उसका भी इफेक्ट होगा, मेगालोब्लास्टिक परनीशियस एनीमिया से लिंक हो सकता है। आपको पहले MCQ करा चुका हूँ। GI की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी होती है, स्लो वेव एंड स्पाइक पोटेंशियल होता है। स्लो वेव एंड स्पाइक पोटेंशियल होता है। स्लो वेव क्यों होती है मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरस्टिशियल सेल से स्लो वेव आती है, ठीक है। स्पाइक हमारे से इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, स्पाइक पोटेंशियल। ACL सिक्रीशन जो है डिक्रीज किससे होती है, सोमैटोस्टैटिन से। आप देख सकते हैं GAT के हार्मोन्स के बहुत MCQ होते हैं, कोशिश करें कि GAT के हार्मोन सारे किया करें, ठीक है। और ये सोर्स क्या होता है, इनका डीजन होते हैं। रिएक्शन क्या होता है, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिन को, हिस्टामाइन को, पैरेटल सेल्स को, और एसिड सिक्रीशन जो है वो क्या होगी, कम होगी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास मार्कर क्या होता है, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस का रोल जो पहले भी बताया था, क्यों, इसलिए कि जब हमारे पास ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ, GFR कम हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा किडनी फेलियर इन चीज़ों में सब में सीरम क्रिएटिनाइन या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास सीरम क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है। इस वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज होता है, GFR कम होता है, तो क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है। तो ये बेहतरीन मार्कर है कि चेक करने के लिए, रीनल फंक्शन चेक करने के लिए। बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन पम्प जो है हमारे पास बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है, सोडियम पोटाशियम इंटरफेस पंप यूज होता है, यानी 3 सोडियम आउट हो रहे हैं, 2 पोटाशियम इन हो रहे हैं, और इसके बाद सोडियम ग्रेडिएंट बन रहा है। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, हमारे पास ये रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर्ड बाय, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या, PAH, या हम इसे कहते हैं पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड। क्या, रीनल प्लाज्मा फ्लो बेसिकली मीन्स होती है अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो किडनी में रीच हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, एक सब्सटेंस चाहिए होती है जो फ्रीली फिल्टर्ड हो, नॉट रीअब्जॉर्ब्ड हो, इम्यूलिन वगैरह जो मैंने आपको बताया था। तो जब ये एंटर करता है किडनी में तो रीफिल्टर्ड होता है और ग्लोमुलस के अंदर, उसके बाद रिमेनिंग हमारे से सारा फार्मूला होता है। तो इसमें हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए हमें पता होना चाहिए इसका फार्मूला, ठीक है। और बेसिकली इसका फार्मूला नहीं आता, लेकिन इससे रिलेटेड जो है फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इनुलिन मेजर करती है GFR को, नोट रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो ये बात याद रखिए। और इसके अलावा ये रीनल कैलकुलेशन में भी यूज होती है। बेसिकली रटे वाला MCQ आपको इतना ही आना चाहिए कि रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर करता है PAH। रेनिन के ट्यूमर से क्या होगा, रेनिन ट्यूमर हुआ है हमारे पास बेसिकली, तो इंक्रीज हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्यों इंक्रीज होगा, बेसिकली हमारे पास रीनल ट्यूमर में क्या होगा, रीनिन जो है एक्सेस रिलीज होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा रास। रास एक्टिवेट होकर क्या करेगा, रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, और रेस क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 से क्या होगा, रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, और हमारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। तो इसलिए आपने याद करना है कि एल्डोस्टेरोन के फंक्शन भी आपको पता हो, सोडियम बढ़ा देगा, वाटर बढ़ा देगा, यानी वाटर की रिटेंशन बढ़ा देगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो है एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोक्लीमिया, मेटाबॉलिक एल्कोहोल, चीज़ें याद रखनी है आपको।
गॉल ब्लैडर बाइल हैज़ लेस बाइकार्बोनेट, ठीक है? तो ये बात याद रखनी कि यस उसमें बाइकार्बोनेट कम होते हैं गॉल ब्लैडर बाइल के अंदर। क्यों? तो लीवर जो बाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइकार्बोनेट और वाटर होता है। तो जब ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है तो क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, सोडियम को, क्लोराइड को, बाइकार्बोनेट। इसके बाद सोड बाइल जो है हमेशा वो कंसंट्रेटेड होगी, डार्कर की, और उसमें से लेस बाइकार्बोनेट होगा क्योंकि वो पहले ही बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो चुका है गॉल ब्लैडर। तो आपने एक बात याद रखना है कि गॉल ब्लैडर की जो है उसे कंफ्यूज नहीं करना पैनक्रियास की सिक्रीशन के साथ, ठीक है, जो कि बाइकार्बोनेट रिच होंगे। गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन हमेशा बाइकार्बोनेट डेफिशिएंट होती है और पैनक्रियाटिक की उससे ज़्यादा होती है। ये दो एमसीक्यू को मिक्स नहीं करना। लूप डायरेटिक जो है इनहिबिट करते हैं वे, ठीक है, थिक सैंडिक लूप है। ये फार्मा से रिलेटेड दोबारा आपका फिजियोलॉजी से एमसीक्यू उन्होंने पूछा हुआ सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड वाला, आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्लो वेव्स जो है वो किसमें होती है? डोड्रम के अंदर होती है। डोड्रम में सबसे ज़्यादा स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे स्टोमक में 3 पर मिनट है, डोड्रम में मैंने आपको बताया था 12 पर मिनट है, इलियम में 8 पर मिनट है और कोलोन में बिल्कुल कम। तो डोड्रम में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लो कोलोन में होती है और स्टोमक को आपका होता है। तो डोड्रम हैंडल क्या करता है? रैपिड मिक्सिंग का हैंडल करता है आफ्टर गैस्ट्रिक एम्पल। तो मोटेटिव डिसऑर्डर हमेशा क्या डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्ट डोड्रम हो सकता है। फूड एंटर नोज ड्यूरिंग swallowing, ठीक है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बेसिकली अनरिलेटेड एमसीक्यू, लेकिन आप तो इसमें भी टच कर सकते हैं कि फेलियर ऑफ सॉफ्ट पैलेट जो है, क्लोजर जो है, उसकी वजह से हमारे फूड जो है वो एंटर हो सकता है नोज में, एम्ब्रियोलॉजिकल इफेक्ट है इसकी वजह से। तो इसमें हमारे पास नर्व कौन सी डैमेज हो सकती है, नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, मेनली वैगस में भी है, प्लेक्सस। जीएफआर डिक्रीज ड्यू टू एंडोथेलिन। एंडोथेलिन की वजह से हमारे पास जीएफआर डिक्रीज हो सकता है। बेसिकली एंडोथेलिन क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है, पोटेंट। तो ये क्या करता है? रीनल आर्टरियोल्स को कोशिक करता है, तो क्या हुआ? रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, ठीक है। ये आपको इसका रोल बता दूं। इसके ऑपोजिट क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नाइट्रिक साइड वैसोडाइलेशन करते हैं, तो वो ऑपोजिट करेंगे। तो किडनी इंजरी के अंदर ये नजर आता होता है बेसिकली एंडोथेलिन, जब जीएफआर कम होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमेशा हमारे पास प्रोटीनूरिया इसका हाई पार्क है, इसके साथ हाइपोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में हो सकता है, लेकिन हमेशा हमारे पास प्रोटीन कंटेंट जो है 3.5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा पर डे से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। बेसिकली क्या होता है? मासी प्रोटीन की लीकेज हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बैरियर है वो डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का लॉस होता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, हमारे पास प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और एडीमा हो जाता होता है। ये 3 चीज़ें आपको आंखें बंद करके फाइंडिंग दें, हाइपरलिपिडीमिया हो तो आपने आंखें बंद करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम लगा दें, एडीमा हमेशा उसमें लिखा हो। हॉलमार्क हमेशा आपके पास प्रोटीनूरिया होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे ऑप्शन हो तो सबसे पहले प्रोटीनूरिया, अगर प्रोटीनूरिया ना हो तो आपके पास कॉन्सिक्वेंस के तौर पर एडीमा आता है। रीनल प्लाज्मा फ्लो का पहले भी एमसीक्यू डिस्कस किया था, वही पीएएच वाला, ठीक है। ट्राइप्सिनोजन एक्टिवेट कैसे होता है? एंटीरोपेप्टाइडेज, ठीक है। ये एक और हार्मोन का एमसीक्यू आ गया कि पैनक्रियाज में बेसिकली क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एक्टिव एंजाइम को टू प्रिवेंट सेल्फ डाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन जो है डोडम में एंटर होगा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम एंटीरोपेप्टाइडेज जो एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको कर लेंगे और ये क्या होगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? प्रिवेंट करता है पैनक्रियाज की ऑटो डाइजेशन को। प्रीमोटर एक्टिवेशन से क्या होगी? पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। तो पैनक्रेटाइटिस का इससे रोल है, ये याद रखना। प्रोक्सिमल ट्यूबुल फ्लूइड जो है वो रिमेन्स किसमें होता है? आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, यानी वो हमेशा जो प्रोक्सिमल ट्यूबुल का जो फ्लूइड होगा आइसोटोनिक प्लाज्मा रटे वाला एमसीयू से। हमारे पास पीसीटी क्या होता है? प्रोक्सिमल कम्युनिकेटेड ट्यूबुल में हमारे पास सोडियम जो है 65% रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर 65% होगा, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड बाइकार्बन, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास 300 मिलियोस्मोल 1 लीटर हमेशा ऑस्मोलैरिटी होती है जो आइसोटोनिक है। इसलिए आइसोटोनिक किसी होता है प्लाज्मा से रिलेटेड। तो अगर ये बेसिकली आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास बात कर लें प्रोक्सिमल ट्यूबुल के अलावा डिसेंडिंग फ्लेम की, तो हमारे पास हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, प्लाज्मा से रिलेटेड। और अगर असेंडिंग लिम्फ की बात कर लें, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा? ये हमारे पास होगा हाइपोटोनिक, डिसेंडिंग हाइपर, असेंडिंग हाइपो, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और हमारे पीटीटी रहेगा और शोटोनिक। थायराइड एक्स, ये भी एक थायराइड डायरेटिक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाता है। ये भी अर्ली डेस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर है। इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू जो फार्मा के टच कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने लूप और थायराइड डायरेटिक्स जो है इनका नाम पढ़ लेने हैं और देख लेना ये कहाँ पे एक्ट करते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स भी देख सकते हैं, इनका भी एमसीक्यू आ सकता है रियली आपको इंडायरेक्टली लिंक करके। बेसिकली क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, थायराइड को। एडीमा ओकर हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, इसके साथ कौन सी चीज़ है मैंने बताया था? प्रोटीनूरिया हमेशा वहाँ पे होगा। मैक्सिमम स्लो वेव पहले रिपीट हो चुका है, एमसीक्यू डोटम में होता है। ट्राइप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है किससे? ट्रिप्सिन से।
ठीक है, गैसिक इनहिबिशन किससे होती है मैं बता चुका सोमैटोस्टैटिन से। ठीक है, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ मैं पास में। उसके अलावा डिफरेंस इन कार्बोरेटर वाइल जो है वो क्या होता है, लेस बाइकार्बोनेट ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम हमारे पास हमेशा 500 मिलीलीटर पर डे होता है। ये बहुत याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछते हैं ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, मिनिमम वाटर जो हमें चाहिए होता है 500 मिलीलीटर पर डे जो है चाहिए होता है। तो किडनी मस्ट एक्सक्रीट करती हैं डेली सोलूट लोड कर, इसलिए ऑब्लिगेटरी यूरिन वॉल्यूम 500 मिलीलीटर लाजमी होगा। रीनल क्लीनस फार्मूला क्या है? ठीक है, क्लीनस इज यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि थोड़ा याद रह जाए आपको। ये यू मल्टीप्लाई वी डिवाइड बाई पी है। पी इसमें क्या है, बेसिकली हमारे पास ये रीनल क्लीनस हो जाएगा। यू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूरिन के फ्लो रेट के साथ और डिवाइड इसको कर रहे हैं प्लाज्मा की कंसंट्रेशन। इसलिए यूज है जीएफआर के लिए यूज कर सकते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली उनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए, तो आप ये वाला लगा के उनको कैलकुलेट कर। कार ब्रीडर की कंट्रैक्शन कोज बाय सीसे के पहले भी करवा चुका हूँ, पता होना चाहिए। सीसे के एमसी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सोचते से पढ़ के आ। इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो है, कार्बोनिक एसिड रेशो जो है पीएच 7.1 क्या होती है, तो वो बेसिकली 10:1 होती है। नॉर्मल हमारे पास पीएच क्या होती है, 7.4 रेशो तो 20:1 होती है उसके पास। ठीक है, तो लोअर पीएच होगी तो लो बाइकार्बोनेट रेशो होगी। ठीक है, हाई पीएच होगी तो हमारे पास कार्बोनेट रेशो भी बढ़ जाएगी। बेसिकली 7.1 है। ठीक है, नॉर्मल के आसपास है, तो इसलिए हमारे पास इसमें 10:1 है। ठीक है, नॉर्मल में हमारे पास क्या रेशो होती है, पीएच 7.4 पे 20:1। स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्या होती है, सेगमेंटेशन की मूवमेंट होती है, यानी सेगमेंटेशन फॉर्म में मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेगमेंटेशन मूवमेंट की होती है, सेगमेंटेशन मूवमेंट बेसिकली होती है मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट में क्या होता है, फूड मूव करता है बैक एंड फोर्थ, इससे क्या होता है डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट सेगमेंटेशन कहते हैं, मिक्सिंग मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू गैस से सिक्रेटेड होता है किससे, पाइलोरिक ग्लैंड से। ठीक है, सेंट्रम ऑफ स्टोमक है, याद रखना है आपको। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी है लेकिन ये उसमें भी आ सकता है। गैसिंग का रोल आपको याद है, इसलिए बढ़ा देता है गैसिंग मीटर के लिए वो सारे वही। पाइटल सेल सीक्रेट क्या करता है, एससीएल एंट्रिसिक फैक्टर को, ये पहले बता चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है पास में। तो इससे क्या होगा, एससीएल क्या करेगा, पैक्सिन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, पेप्सिनोजन से कन्वर्ट करके। ठीक है, और इससे क्या होगा, बैक्टीरिया और किल होंगे और प्रोटीन डाइजेशन जो है उसमें हेल्प होगी। ठीक है, विटामिन बी 12 ऑब्जॉर्प्शन भी हमें चाहिए होगी इंटरनल एरिया में, तो उसमें भी हेल्प करता होता है पाइटल सेल। सारे फंक्शन आपको आने चाहिए पाइटल सेल्स के रिपीट हो रहे हैं। प्लाज्मा फॉस्फेट क्लीयरेंस जो है वो इंक्रीज होती है पीटीएच। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका, सिलिकन को प्रमोट कर रहा था, इसकी फॉस्फेट ये वही पूछा हुआ है, तो घुमा के पूछा। पीए को जो है वो रिड्यूसेशन बढ़ाता है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बढ़ाता है। रीनल ब्लड फ्लो की कैलकुलेशन जो है उसमें आपको पता होना चाहिए, रीनल प्लाज्मा फ्लो है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो आप, उसके जरिए कर सकते हो, या फिर आप ठीक है रीनल ब्लड फ्लो का जो है कैलकुलेशन जो है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कह लो, रीनल ब्लड फ्लो कह लो, इनमें से कोई भी एक इनका फार्मूला करते हैं। नॉर्मल हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो होता है 1100 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, इनका फार्मूला आपने लगा लेना है और आप ये यूज़ कर। किडनी की डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ किडनी हार्मोन से क्या होता है, हमारे पास किडनी के हार्मोन की डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, किडनी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन को जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इससे पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियल सेल्स, तो एरिथ्रोपोइटिन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, किडनी हार्मोन बेसिकली, तो हमारे पास क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी की प्रोडक्शन को, किससे, बोन मैरो से। ठीक है भाई, इसीलिए एरिथ्रोपोइटिन काम नॉर्मोसिटी का एनीमिया हो गया और हमारे पास आंसर ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है, तो हमेशा इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। एडीएच एक्ट किस में करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में पहले भी बता चुके हैं। वही है, कोई इंसर्ट करेगा एक्वापोनिक 2 चैनल पर, वाटर के लिए ऑप्शन बढ़ाएगा, इसका फंक्शन है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, इसके बगैर डाइल्यूट यूरिन होगा। एमसीक्यू पहले भी डिस्कस हो। वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन, ये बात हमेशा याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंडिंग लूप ऑफ एनल में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सेंडिंग लूप जो है बेसिकली क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर है, इसमें सिर्फ 60 रीअब्जॉर्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, उसमें हमारे पास वाटर जो है परमिएबल होता है, तो वाटर दो देता है। तो सेंडिंग लिम्ब हमेशा सोलूट के लिए है और डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए है, वो है वाटर के लिए। मेटाबॉलिक कैलकुलेसिस किससे होता है, एल्डोस्टेरोन इसकी वजह बनता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन बढ़ा देता है, पोटेशियम आयन की सिक्रेशन बढ़ा देता है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। बेसिकली क्या होगा, लॉस ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन आयन होंगे तो क्या होगा, एल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक है, वो एल्कलोसिस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम में देखा जाता है, तो याद रखना। रिपीटेडली 3-4 एमसीक्यू आपको इकट्ठे करा देंगे। रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, इसकी कंपनसेशन हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, CO2 जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बढ़ जाता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाता है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इनके ऑपोजिट हो गया तो हमारे पास कंपनसेशन होगी। क्या होगा, पीएच जो है जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कैसे कंपनसेट कर लेते हैं,
ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिड वो इकट्ठे हो रहे हैं तो पीएच जो है डिक्रीज हो जाएगी सीवियरली और मिक्स एसिड बेसिस होता होगा। तो बेसिकली आपको उसकी समझ होनी चाहिए। नॉर्मल एनाइन गैप बहुत पूछते हैं, तो आपको पता हो 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एनाइन गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, फार्मूला आपको इसका आना चाहिए। पूछते हैं सोडियम, ठीक है, उसके साथ माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट आयन, यानी क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन को आप इकट्ठे प्लस करेंगे, उसके बाद उनको माइनस कर देंगे सोडियम से। तो हमारे पास नॉर्मली 8 से 12। एक इसमें इंक्रीज हो सकता है लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर बढ़ सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बढ़ सकता है, रीनल फेलियर में बढ़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये करवाऊँ आपको। गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है? गैस्ट्रेक्टमी आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। गैस्ट्रेक्टमी में हमारे पास क्या होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास अनीमिया होता है। कौन सा अनीमिया? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये बात में से याद रखें। ठीक है, क्यों हुआ? गैस्ट्रेक्टमी से हमारे पास क्या हुआ, प्लेटल सेल मूव हो गया, उनके फंक्शन नहीं होगी, इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा, बी 12 की एब्जॉर्प्शन इनके अंदर नहीं होगी। नॉर्मल ब्लड पीएच बहुत पूछते हैं, जिसको ये नहीं आता उसे पकड़ लेते होते हैं। ये एमसीक्यू में लाजमी आना चाहिए। 7.35 से 7.45 नॉर्मल ब्लड पीएच है। यूरिन की भी पीएच आपको आनी चाहिए नॉर्मली क्या होती है। ठीक है, अगर वो भी नहीं पता तो भी आपको पकड़ लेंगे कि नॉर्मल यूरिन की पीएच भी भाई को नहीं आती। तो ब्लड की 7.35 से 7.45 है। ठीक है, और नॉर्मल यूरिन की पीएच जो है हमेशा 4.6 से 8 के आसपास होती है। नॉर्मली जो है हमारे पास 6.0 होती है, एवरेज 6.0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज़ होती है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। क्या होता है? वो बेसिकली इंक्रीज करता है कोलोन की मोटिलिटी को, हम पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद स्टोमक डिस्टेंशन होती है, तो ये हमारे पास जो फोर्सफुली हम कर रहे थे तो उसमें हेल्प कर रहा। फूड स्टोमक मैटर और स्टोमक से का सिग्नल किया कोलोन को, और कोलोन से क्या मास मूवमेंट होगी कि भाई इसको निकालो, डेफिकेट करो। तो बेसिकली एडल्ट्स में ब्रेकफास्ट के बाद होती है। डिक्रीज वुमेन कैप्सूल प्रेशर कोजेज क्या होगा? डिक्रीज वुमेन कैप्सूल प्रेशर हमेशा जो है वो अफेक्ट करेगा, जीएफआर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि वुमेन कैप्सूल प्रेशर किस तरह अफेक्ट करता है। तो अगर वुमेन कैप्सूल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, पोजिंग फोर्स भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले आप क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, आप ये वाला बता रहा हूँ। क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स का आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जीआई की जो मूवमेंट्स है वो कंट्रोल कैसे होती है, वो माइंटारिक और बैक प्लेक्सस से होती है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास माइंटारिक जो है वो बेसिकली होता है एक प्लेक्सस। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास सब म्यूकोजल। ठीक है, जिसे हम लिसनर भी कहते हैं। माइंटारी क्या करता है, मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, टोन को करता है, फिर साल्सिस को, रेट ऑफ कंट्रैक्शन को। सब म्यूकोजल के आप नाम से पता लग रहा है सिक्रीशन, ब्लड फ्लो और एब्जॉर्प्शन में करता है। ठीक है, तो मोटिलिटी का आपसे पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट्स मोटिलिटी से रिलेटेड है। क्या होगा हमारे पास, माइंटारी। अगर वहाँ पे सिक्रीशन की बात होती तो हमारे पास मिसनर या सब म्यूकोजल होती। मेन फोर्स जो कॉजिंग फिल्ट्रेशन ग्लोबुलस, यानी मेन फोर्स जो होती है जो फिल्ट्रेशन की वजह बनती है ग्लोबुलस में, तो ग्लोबुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। वही चीज़ है, दोबारा से वही कर रहे हैं, घुमा के पूछे। ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेशन किसे होती है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, आपके पास बेसिकली नॉर्मली प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के लिए एक फार्मूला यूज होता है, 2 सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाई टी प्लस पी वन डिवाइडेड बाई 1 2.8। तो इसके जरिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फॉर्मूला है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा सोडियम को मल्टीप्लाई 2 से क्यों करते हैं? क्योंकि सोडियम जो है वो एनाइन से कम बनाया होता है। उसकी नॉर्मल वैल्यू अपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 285 से 295 मिलीओस्मोल पर लीटर। आपने देखा मैं काफ़ी पास एमसीक्यू आपको नॉर्मल वैल्यूज के करा रहा हूँ, तो नॉर्मल वैल्यूज करवाते होते हैं, क्योंकि आगे आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल आती होंगी, तो आप नॉर्मल को डायग्नोस करते हैं। इसलिए वो नॉर्मल वैल्यूज लेवल पे ज़्यादा पूछते हैं। अब नॉर्मल अगले के लिए हार्मोन इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मोटिलिन। आपको पता है, इसकी मोटिलिटी के नाम से ही पता लग रहा है क्या करता है, माइग्रेटिंग वाटर कम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। पहले भी आपको बात समझा। पैनक्रेटिक एंजाइम स्टिमुलेट, सिक्रेशन स्टिमुलेट किससे होगी, सी से कैसे, ये भी बता चुका हूँ, रिपीट हुआ पास। आर्टरी नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी क्या होता है, कोशिश करेगा तो उससे सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, वाटर की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अफेक्ट वाटर इनटेक लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा, एएनपी एक्ट करेगा, जो रिलीज होगा, तो उससे क्या होगा, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा और वाटर को ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि एक्सेस वाटर लिएगा। क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, रेनिन कम हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सब कॉन्सेप्ट लिंक है, आपको बताना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको पास एमसीक्यू करा रहा हूँ, वरना ये सारा कॉन्सेप्ट लिंक है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट इंडिकेट। सिंपल बात है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, हमारे पास मेटाबॉलिक हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, हाइपरडोसिस होना। टाइम जो है वो चोप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बाय सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन पहले करा चुका हूँ। वो चीज़ है, मैक्युलर डेंसा लोकेटेड होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबुल में। रट्टे वाला एमसीक्यू है कि मैक्युलर डेंसा जो है वो बेसिकली सेंस करता है सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी को, और ये पार्ट होता है जस्ता ग्लोमेरुलर अपरेटस का। बहुत ज़्यादा पूछते हैं जस्ता ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या होता है। मेसेंजियल सेल्स होते हैं, जस्ता ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, मैक्युलर डेंसा होता है।
फंक्शन क्या होता है? रनिंग को रेगुलेट करता है, रिलीज को और डीएफआर। तो मैकुलर डेंसर जो लेट एमसीक्यू बता रहे हैं। डेरिवेशन ब्लैक मेनली मेंटेन्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक, पहले बता चुका हूँ, पेल्विक नर्व होती है स्मूथ रहते हैं। फास्ट एमसी किलोमीटर फिल्ट्रेट फॉर्म जो है एक बॉडी का एक दिन में कितना 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें 150 की भी ऑप्शन में हो सकती है, इन दोनों में से जो आपको सही लगेगा। आइटम की वैल्यू लिखते हैं, बेसिकली क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ओनली 1 to 2 लीटर जो है वो भी कम यूरिन होता है। और ये आपको मैंने बताया था 250 मिलीलीटर पर डे वाला था, 500 मिलीलीटर पर डे जो है यूरिन एक्सक्रीट होता था। इसी तरह हमारे पास दोनों फिल्ट्रेज है 180 लीटर बनता है। फ्लूइड लिविंग प्रोक्सिमल ट्यूबुल जो है वो कंटेन होता है, उसमें ग्लूकोज बहुत कम होता है, अमाइनो एसिड जो है और एसिटोनिक फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि प्रोक्सिमल प्लूमिनरी ट्यूबल जो है रिअब्जॉर्ब कर लेता है ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को और मोस्टली बाइकार्बोनेट को, और सोडियम और वाटर जो है, ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। फ्लूइड लिविंग पीसीटी हमेशा मैंने बताया था 300 मीटर और सोडियम बैलेंस रेगुलेटेड बाय अमाउंट अब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वैल्यू स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है रेगुलेट होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। कंडीशन कोजिंग कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन, आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस हो रही है तो आपको यूरिन हमेशा कंसंट्रेटेड आएगा। क्यों? स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा? वाटर की डीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिससे हमारे पास क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो सकती है, बंदा परेशान हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम दोबारा आ गया 375 मिलीग्राम पर मिनट, याद रखना, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो क्या हो सकता है? हमारे पास डायबिटिक मेलिटस हो सकता है। रीनल थ्रेशोल्ड में से याद रखना है 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा ग्लूकोज होता है। फॉस्फेट बफर ज़्यादा इफेक्टिव होता है बाइकार्बोनेट बफर से किधर? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉस्फेट जो है, ठीक है, वो बहुत क्लोज़र होता है यूनानी पीएच के। तो वो ज़्यादा बेहतर काम करता है किडनीज़ के अंदर, ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन के लिए। बाइकार्बोनेट लेवल इसके जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है, मैंने पहले बताया था, ब्लड बताया था। 65% ऑफ फिल्टर सोडियम रीअब्सॉर्ब जो एक्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, पहले भी बता चुके सोडियम वाटर ये सारी चीज़ें बाइकार्बोनेट। वही रिपीट है, बिटर टेस्ट बताया था, बैक ऑफ टंग से परसीव होता है। ये एमसीक्यू बड़ा ज़्यादा पूछते हैं तो ये याद रखिएगा। स्वीट हमेशा जो है टिप से चेक हो, ठीक है, जैसे उमामी भी कह सकते हैं। साल्टी हमेशा साइड से होगा, सोर भी साइड से होगा, साल्टी सोर, बिटर हमेशा बैक ऑफ टंग से। ये चीज़ें हैं बच्चों, आपको ये याद हो जाएंगी। ये बेटा मैंने सारे आपको एमसीक्यूज करवा दिए हैं 2008 से 2024 के फिजियोलॉजी के, मोस्ट रिपीटेडली एमसीक्यूज है ये, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कर लिया इंशाल्लाह आपके पेपर में इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद मैं आपको 2025 के एनुअल सप्ली के और 2026 के एनुअल के कराऊंगा, ठीक है, जो आपके मॉडल सिस्टम एमसीक्यूज आएंगे रिपीट। तो आपने कोशिश करनी है कि उनको लाजमी जो है देख ले इस वीडियो के बाद, ताकि आपकी तैयारी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और एंड